Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will discuss physical force theories related to ascent of sap. इस प्रस्तुतिकरण में मैं रसारोहण से संबंधित भौतिक बल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा. Today I will discuss atmospheric pressure theory and imbibition theory. आज मैं वायुमंडलीय दाब सिद्धांत और अंतःचोषण सिद्धांत के बारे में बात करूंगा जो रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए थे. So according to physical force theories, ascent of sap takes place purely due to physical forces and presence of living cells is not essential for the process. भौतिक बल सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण की क्रिया शुद्ध रूप से किसी न किसी भौतिक बल के द्वारा ही संपन्न की जाती है और रसारोहण के संपन्न होने के लिए सजीव कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है. इससे पूर्व हम जैविक सिद्धांतों में पढ़ चुके हैं. जैविक बल सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण की क्रिया के लिए सजीव कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक होती है, लेकिन इसके विपरीत भौतिक बल सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण की क्रिया संपन्न होने के लिए किसी भी प्रकार की सजीव कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती. We have earlier studied vital force theories in which presence of living cells was essential for ascent of sap to take place, but contrary to vital force theories, according to physical force theories, presence of living cells is not at all essential for ascent of sap, and ascent of sap takes place purely due to presence of some physical force. Many theories based on different physical forces have been proposed to explain mechanism of ascent of sap, and some of important theories we will discuss. भौतिक बल सिद्धांत के आधार पर अनेक प्रकार के सिद्धांत रसारोहण को समझाने के लिए, इसकी क्रियाविधि को समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं. उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में इस प्रस्तुतिकरण में चर्चा करेंगे. So first physical force theory is atmospheric pressure theory. पहला भौतिक बल सिद्धांत वायुमंडलीय दाब सिद्धांत. According to this theory, atmospheric pressure causes rise of water in xylem elements in the same way as mercury rises in a barometer due to atmospheric pressure. इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार से एक वायु दाब मापी में वायुमंडलीय दाब के कारण मरकरी या पारा राइज करता है या ऊपर चढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से जाइलम तत्वों में या जाइलम एलिमेंट्स में वायुमंडलीय दाब के कारण जल ऊपर की ओर चढ़ता है या राइज करता है, अर्थात रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है. अर्थात जिस प्रकार से वायुदाब मापी में खुली सतह पर जब वायुदाब लगता है तो उस वायुदाब के कारण जो नलिका या ट्यूब उपस्थित होती है जिसमें पारा भरा होता है, इस नलिका में पारा ऊपर चढ़ता है. और इसी प्रकार से जाइलम तत्वों में, जाइलम वाहिकाओं या वाहिनिकाओं में वायुमंडलीय दाब के कारण जल ऊपर की ओर रसारोहित होता है या ऊपर की ओर राइज होता है. However, this theory does not seem convincing because of following facts. लेकिन यह सिद्धांत सही नहीं लगता कुछ कारणों से. तो ये कारण है. पहला, first, the atmospheric pressure cannot act on water present in root xylem elements as there is no free water surface below xylem elements where atmospheric pressure can act, and secondly, xylem elements are not dipped in water as mercury in barometer. तो मुख्य रूप से दो ऑब्जेक्शंस या आक्षेप इस सिद्धांत के लिए हैं. पहला, जाइलम तत्वों पर या जाइलम एलिमेंट्स में वायुमंडलीय दाब कार्य नहीं कर सकता या ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि जाइलम तत्वों के नीचे किसी भी प्रकार की मुक्त जल की सतह उपस्थित नहीं होती है. जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, यह एक ट्यूब है, नलिका है, जिसे हम जाइलम एलिमेंट से जिसकी तुलना कर सकते हैं, जाइलम तत्व से जिसकी तुलना कर सकते हैं, वाहिका से, जाइलम वेसल से, और यह जल की मुक्त सतह है. तो एक्चुअली
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन दिस फ्री वाटर सरफेस। वास्तव में वायुमंडलीय दाब जो है वह इस जल की मुक्त सतह पर लगता है, अर्थात यह इस सतह पर दाब इस दिशा में, नीचे की दिशा में लगता है। तो फलस्वरूप इस दाब के कारण यह जल इन नलिकाओं में ऊपर की ओर, या वायु दाब मापी की जो नलिका है जिसमें मरकरी ऊपर की ओर चढ़ता है, उसमें ऊपर चढ़ता है। अर्थात वायुमंडलीय दाब के ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है कि जल की एक मुक्त सतह उपस्थित हो और साथ ही साथ नलिका इस मुक्त जल की सतह में डूबी हुई हो या डिप की हुई हो। यह दोनों ही परिस्थितियां जाइलम तत्वों के साथ नहीं पाई जाती है या पादप में नहीं पाई जाती, यानी न तो जाइलम तत्व के पास जहां पर जाइलम तत्व उपस्थित होते हैं, न तो वहां पर कोई जल की मुक्त सतह होती है जहां वायुमंडलीय दाब ऑपरेट कर सके, और न ही जाइलम वाहिकाएं या वाहिनिकाएं सीधे ही किसी जल में या रिजर्वायर में, जल संग्राहक में डूबी हुई होती है। तो चूंकि दोनों ही परिस्थितियां जो वायु दाब मापी में पारे को ऊपर चढ़ाती है, दोनों ही जाइलम तत्वों में या पादपों में अनुपस्थित होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं है रसारोहण को समझाने के लिए, या वायुमंडलीय दाब के कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। Then even if atmospheric pressure operates, one atmospheric pressure can push water only to a height of 10 meters, that is 33 feet. Thus it cannot operate in plants taller than that. लेकिन इस फर्स्ट ऑब्जेक्शन, प्रथम आक्षेप के उपरांत भी यदि यह मान लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब कार्य करता है, तो भी गणनाओं के अनुसार एक वायुमंडलीय दाब के द्वारा जल को केवल 10 मीटर की ऊंचाई तक धकेला जा सकता है। अर्थात वायुमंडलीय दाब यदि मुक्त सतह पर लगे तो वह किसी नलिका के अंदर 10 मीटर की ऊंचाई तक जल को धकेल सकता है या चढ़ा सकता है। लेकिन कई पादप ऐसे जो होते हैं वह 100 मीटर तक भी लंबे होते हैं, और हम देख सकते हैं कि यदि वायुमंडलीय दाब का जो अधिकतम मान होगा वह केवल एक वायुमंडलीय दाब ही हो सकता है, और उसके द्वारा केवल 10 मीटर की ऊंचाई तक ही जल को ऊपर धकेला जा सकता है। तो ऐसे सभी पादप जिनकी ऊंचाई 10 मीटर से अधिक होगी, उनमें वायुमंडलीय दाब के द्वारा रसारोहण की क्रिया संपन्न होनी संभव नहीं होगी। अर्थात जो अधिक लंबे पादप हैं, 10 मीटर से अधिक ऊंचे पादप हैं, उनमें वायुमंडलीय दाब के द्वारा रसारोहण की क्रिया को संपन्न नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों कारणों से वायुमंडलीय दाब सिद्धांत को नकार दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया। फॉर दीज टू रीजंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी वाज रिजेक्टेड। नाउ सेकेंड फिजिकल फोर्स थ्योरी इज इम्बाइबिशन थ्योरी। दूसरा भौतिक बल सिद्धांत अंतःचोषण सिद्धांत है। दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अंगर in 1868 and supported by Sachs in 1878। यह सिद्धांत सर्वप्रथम अंगर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1868 में प्रस्तुत किया गया और साक्स नामक वैज्ञानिक ने इसका समर्थन किया 1878 में। Imbibition is absorption of water molecules by hydrophilic colloids or matrix substances. About matrix substances we have already studied in chapter of water potential। जब हमने जल विभव की अवधारणा के बारे में बात की थी तो इन मैट्रिक पदार्थों के बारे में भी बात की थी, जो कि जलानुरागी कोलॉइड्स होते हैं। मैट्रिक सब्सटेंसेस आर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स दैट एब्जॉर्ब और बाइंड वाटर ऑन देयर सरफेस बिकॉज ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। तो मैट्रिक पदार्थ ऐसे जलानुरागी पदार्थ होते हैं जो जल को अपनी सतह पर आबंधित करते हैं, अपनी सतह पर उपस्थित आवेश के कारण, और जल के इन जलानुरागी कोलॉइड्स की सतह पर आबंधित होने की, अतिशोषित होने की इसी क्रिया को इम्बाइबिशन या अंतःचोषण कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार अंतःचोषण ही वह भौतिक बल है जिसके द्वारा रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। So according to this theory, ascent of sap takes place in cell walls of xylem elements, not in lumen, as they are made up of hydrophilic colloids such as cellulose। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जो है वह जाइलम तत्वों के, जाइलम वाहिका और वाहिनिकाओं की कोशिका भित्तियों में से होते हुए होती है, न कि जाइलम तत्वों की गुहिका में से होते हुए, क्योंकि कोशिका भित्तियां जो होती है वह इन जलानुरागी कोलॉइडल पदार्थों की बनी होती है, अर्थात मैट्रिक पदार्थों की बनी होती है, उदाहरण के लिए सेलुलोज। तो चूंकि कोशिका भित्ति में सेलुलोज जैसे या अन्य जलानुरागी पदार्थ उपस्थित होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स,
उपस्थित होते हैं, यह जल को अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं, इम्बाइब करते हैं और इनके द्वारा इम्बाइबिशन के कारण या अधिशोषण के कारण, अंतःशोषण के कारण जल धीरे धीरे इन कोशिका भित्तियों में ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ascent of sap does not take place in lumen of xylem elements। इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम की गुहिका में नहीं होती, ल्यूमन में या जाइलम तत्वों की जो कैविटी होती है उसके द्वारा नहीं होती, अपितु जाइलम तत्वों की, वाहिकाओं या वाहिनिकाओं की जो कोशिका भित्तियां होती है उन कोशिका भित्तियों में होते हुए जल ऊपर की ओर चढ़ता है या रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। However, this theory was also unacceptable because of some facts। इस सिद्धांत को भी कुछ कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। फर्स्ट फैक्ट इज imbibitional force is insignificant in ascent of sap because water is translocated mostly through the lumen of xylem elements and not through the walls। तो जैसा मैंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया कोशिका भित्तियों में होती है, लेकिन अनेक अध्ययनों के द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि वस्तुतः रसारोहण की क्रिया जो होती है, जल का ऊपरीमुखी चालन जो होता है वह जाइलम तत्वों की गुहिका में से होता है, ना कि कोशिका भित्तियों में से होता हुआ। अतः कोशिका भित्तियों के द्वारा यद्यपि जल का अंतःचूषण कुछ सीमा तक किया जा सकता है, लेकिन यह रसारोहण की दृष्टि से अपर्याप्त होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि अधिकांश जल का रसारोहण या चालन, ऊपरीमुखी चालन जो होता है वह जाइलम तत्वों की गुहा या कैविटी में से होता है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। A leafy twig is cut under water and cut and is dipped in molten paraffin wax for some time so that lumen of xylem elements is blocked by wax। इसके अंदर एक पर्णिल शाखा को लिया जाता है, उसको जल में रखे हुए ही काटा जाता है और जो उसका कटा हुआ सिरा है शाखा का उसको पिघले हुए पैराफिन वैक्स में, मोम में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। क्योंकि पिघले हुए मोम में कुछ समय के लिए टहनी को रखा है तो यह पिघला हुआ मोम जाइलम तत्वों, वाहिकाओं या वाहिनिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाता है और वहां जम जाता है, जिससे जाइलम, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अब इस टहनी के निचले भाग में हल्का सा एक सेक्शन, छोटा सेक्शन काट लिया जाता है, जिससे गुहिका तो अभी भी ब्लॉक रहेगी, अवरुद्ध रहेगी, लेकिन सेक्शन कटिंग होने से जो वाहिकाओं या वाहिनिकाओं की कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के नीचे की सतह पर जो वैक्स लगा हुआ होता है वह हट जाता है सेक्शन कटिंग से। A thin section of stem near cut end is removed to expose the cell walls free of wax। यानी टहनी के निचले सिरे पर जो जाइलम तत्वों की कोशिका भित्तियां हैं वहां पर यदि हम हल्का सा टुकड़ा काट देते हैं तो कोशिका भित्तियां मोम रहित हो जाती है, लेकिन जो मोम वाहिकाओं में भीतर प्रवेश कर गया है, जाइलम तत्वों में भीतर प्रवेश कर गया है, वह अभी भी वहीं उपस्थित रहता है। अर्थात इस काटने के पश्चात ल्यूमन तो अवरुद्ध ही रहेगा, लेकिन कोशिका भित्तियां जो है निचले सिरे पर वैक्स फ्री हो जाती है, मोम रहित हो जाती है। नाउ द ट्विग इज ट्रांसफर्ड टू बीकर कंटेनिंग वाटर। इस टहनी को अब जल से भरे एक बीकर में रख दिया जाता है। The twig soon wilts because the lumen of xylem elements are blocked by wax and water is not translocated through walls of xylem elements। तो जब इस टहनी को कुछ समय के लिए जल से भरे बीकर में रखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ही समय में टहनी सूख जाती है, मुरझा जाती है। यह इस कारण से है क्योंकि अभी भी इसकी जो जाइलम तत्वों की गुहिका है, ल्यूमन है, वह अभी भी मोम के द्वारा अवरुद्ध है, जहां से जल का ऊपर रसारोहण नहीं हो सकता, और कोशिका भित्तियों का निचला सिरा जहां से वैक्स हटा दिया गया है वहां से रसारोहण होता नहीं है। तो इस कारण से जल का ऊपर रसारोहण हो नहीं सकता, जल का ऊपरी मुखी चालन हो नहीं सकता, और इस कारण से यह टहनी और इस पर लगी हुई पर्ण कुछ समय के पश्चात मुरझा जाती है। तो यह प्रयोग यह सिद्ध करता है कि जल का रसारोहण जो होता है वो वास्तव में कैविटी में से, जाइलम तत्वों की कैविटी में से होता है और यह कोशिका भित्तियों में होता हुआ नहीं होता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट वाटर इज ट्रांसलोकेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन through the lumen of xylem elements and not by the cell walls of xylem elements। So this theory cannot be accepted। इस कारण से सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। Then second objection is the rate of water movement by this mechanism will be very slow because hydrophilic colloids strongly bind the water molecules thereby reducing rate of transport। दूसरा,
इस सिद्धांत से यदि जल का ऊपरीमुखी चालन कुछ मात्रा में होता भी है तो उसकी दर बहुत धीमे होगी, इट विल बी वेरी स्लो, क्योंकि कोशिका भित्तियां जल रागी कलिलीय पदार्थों की बनी होती है, हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स की बनी होती है, जो जल को बहुत मजबूती से बंधित करते हैं या आबंधित करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं। और चूंकि जल बहुत मजबूती से इन कोशिका भित्ति पदार्थों पर आबंधित रहता है तो यह ऊपर आसानी से नहीं चढ़ सकता, ऊपर राइज नहीं हो सकता, अर्थात इसके ऊपर चढ़ने की दर या राइज होने की दर या रसारोहण की दर तुलनात्मक रूप से बहुत धीमे होगी, जबकि पादपों में वास्तव में रसारोहण की दर जो होती है वह काफी अधिक तीव्र होती है, तेज होती है। एक्चुअल रेट ऑफ ascent of sap in plants is much faster than that can be anticipated by imbibition theory. Therefore, this theory is also rejected. So, this is all about imbibition theory. In next presentation, I will explain some other physical force theories like capillary force theory and chain theory. यह अंतःचूषण सिद्धांत के बारे में यहाँ बात समाप्त करता हूँ। अगले प्रस्तुतिकरण में मैं अन्य भौतिक बल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा, जिनमें मुख्य है केशिका बल सिद्धांत और श्रृंखला सिद्धांत या चेन थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।